नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ध्वनि के बारे में। साउंड क्या होती है, ध्वनि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ध्वनि क्या होती है, ध्वनि के प्रकार क्या है और ध्वनि की क्वालिटीज़ क्या होती है, तीव्रता, प्रबलता, तारत्व और ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है, आयाम क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, वेग क्या होता है, तरंग समीकरण क्या होती है। तो बहुत सारी बातें हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो और जो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रॉफिट वाला होगा, क्योंकि ध्वनि से रिलेटिव हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। जो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रीट लेवल फर्स्ट हो, सेकंड हो, स्कूल व्याख्याता हो, एनटीपीसी, बैंक हो, अन्य एग्ज़ाम्स, पटवार हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें इससे रिलेटिव एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो आप मेरी वीडियो को सभी एंड तक देखेंगे और लाइक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ध्वनि के बारे में। ध्वनि किसे कहते हैं, तो सबसे पहले ध्वनि की डेफिनेशन बात कर लेते हैं। ध्वनि यानी साउंड क्या होता है। साउंड के बारे में सबसे पहले साउंड ध्वनि की बात करें तो ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। तो ध्वनि कोई भी जो वस्तु होती है, उसको यदि हम किसी से दूसरी धातु या वस्तु से टकराते हैं तो उसमें कंपन उत्पन्न होते हैं। कंपन उत्पन्न होते हैं और इस कंपनों के कारण ही ध्वनि यानी आवाज़ बनती है और उसी को हम ध्वनि कहते हैं। कोई भी वस्तु हो उसमें टकराने से या आघात करने से उसमें कंपन उत्पन्न होंगे। कंपनों के कारण क्या होता है, आवाज़ बनती है और उसी को हम ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। वस्तुओं के टकराने या आघात करने से उत्पन्न कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो ध्वनि की डेफिनेशन आ गई। ध्वनि का मात्रक क्या होता है, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है डेसिबल। क्या होता है, डेसिबल, डीबी। अब ध्वनि क्या होती है ये समझ में आ गया, तो आगे बात करते हैं ध्वनि की जो प्रकार है वो क्या होते हैं। तो देखो, ध्वनि के प्रकार है, उससे पहले प्रकृति के आधार पे उस ध्वनि की जो संचरण होता है तो किस आधार पे होता है ये बात कर लेते हैं। ध्वनि का संचरण किसी भी माध्यम में हो सकता है, ठोस हो, द्रव हो या गैस। तीनों माध्यमों में ध्वनि का संचरण होता है। ठीक है, तो ध्वनि का संचरण किन किन में होता है, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। सबसे अधिक ध्वनि का जो संचरण है ठोस में होगा सबसे ज़्यादा, उससे कम होगा द्रव में। ठीक है, और इससे कम होगा
गैस में। तो याद रखेंगे ध्वनि का संचरण है सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस में होता है। एल्यूमिनियम में सर्वाधिक ध्वनि का संचरण होता है या उसकी चाल सर्वाधिक होती है एल्यूमिनियम में होती है। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल क्या होती है? 6420 मीटर प्रति सेकंड। और सब उस यदि गैस की द्रव्य की बात करें तो द्रव्य में जल है, जल में होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड। और यदि वायु की बात करें, गैस की बात करें तो गैस में जैसे वायु बात कर लेते हैं, वायु में होती है 346 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार ध्वनि की चाल है या ध्वनि का संचरण होता है और सबसे ज़्यादा ठोस में होगा, उससे फिर कम होता है द्रव में और सबसे कम होता है गैस में। और संचरण होता किस प्रकार है? जो ध्वनि के जो कंपन है वो संचरित होते हैं, जो कण होते हैं वो पास वाले कण से टकराता है और उससे आगे वाला जो कण है उसके आगे वाले कण से धक्का देता है। और इस प्रकार की एक प्रक्रिया चलती रहती है। कोई भी जैसे ये इसमें से ध्वनि उत्पन्न हुई तो इस प्रकार ये ध्वनि यदि गति करेगी तो ये कण है, ये कंपन के कण है, इससे टकराएंगे ये कण इससे और ये आगे, इस प्रकार ध्वनि का संचरण होता रहता है। वायु में इसी प्रकार जल में होता है, इसी प्रकार ठोस में होता है। और इसमें देखो जब ये कण पास पास में होते हैं तो उसको बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं? संपीड़न। और ये जो कण है दूर दूर होते हैं उसको बोलते हैं विरलन। ठीक है, तो इस प्रकार संपीड़न विरलन होता हुआ और ध्वनि का संचरण आगे से आगे होता रहता है। तो ये था ध्वनि का संचरण किस प्रकार होता है। ध्वनि का संचरण हमेशा याद रखना माध्यम में ही होगा, कोई माध्यम होना अति आवश्यक होगा, ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण नहीं होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यदि एग्जाम में आ सकता है कि ध्वनि का संचरण निर्वात में होता है क्या? तो हमेशा याद रखना ध्वनि का संचरण है निर्वात में नहीं होता है। ठीक है, क्यों? निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है। निर्वात का मतलब कोई माध्यम नहीं होता, स्पेस खाली जगह होती है तो उसको बोलते हैं निर्वात। यानी वहाँ न वायु गैसों के कण है, कुछ नहीं होते, तो उसको बोलते हैं निर्वात। खाली जगह, ओनली स्पेस, उस जगह ध्वनि का जो संचरण होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो परीक्षा में आ सकता है। एक प्रश्न यह भी आ सकता है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में ध्वनि का वेग कितना होगा? तो 331 मीटर प्रति सेकंड होगा। ये याद रखना, ये सभी याद रखेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वायु में ध्वनि का वेग है वो 331 मीटर प्रति सेकंड होगा। अब मैंने आपको बताया था संपीड़न क्या होता है, विरलन। संपीड़न जब कंपन के कण जब क्या होते हैं पास पास आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं संपीड़न।
और फिर गति करके दूर दूर होते हैं तो उसको बोलते हैं विरलन। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं ध्वनि। अब आपको पता चल गया है ध्वनि तरंग के आधार पर गति संचरण होती है। तो ध्वनि की प्रकृति की बात करते हैं। ध्वनि की प्रकृति है वह कंपन और संचरण के आधार पर दो प्रकार की होती है। ठीक है। ध्वनि की प्रकृति यानी संचरण और कंपन के आधार पे दो प्रकार की होती है। पहली होती है अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं। जब तरंगे हैं जिन तरंगों में कंपन संचरण की दिशा में न होकर लंबवत हो तो अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। और जिन तरंगों में कंपन संचरण की दिशा के अनुदिश होता है। जिन तरंगों के कंपन संचरण की दिशा के अनुदिश होता है उसे बोलते अनुदैर्ध्य तरंगे। वो कैसे, इसकी बात कर लेते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है और इस प्रकार गति करती हुई इस दिशा में, ये संचरण की दिशा होगी। ये क्या होगी? संचरण की दिशा। अब यहाँ से कोई वस्तु से कोई कंपन उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, और ये गति कर रहे हैं इस प्रकार लंबवत, ठीक है, और ये आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इस प्रकार लंबवत कंपन करते हुए जो संचरण की दिशा के लंबवत हो उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। ये जो संचरण की दिशा में इस प्रकार कंपन करते हुए आगे गति करते हैं, ये तो लंबवत है, और ये इस प्रकार कोई संचरण की दिशा में कंपन करते हुए इस प्रकार कंपन करते हुए आगे गति करेंगे। जैसे इस प्रकार संचरण की दिशा है और
इस प्रकार कंपन करते हुए गति आगे की ओर गति करेंगे। इस प्रकार इसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे समझ में आ गई होगी। इसके बाद में बात कर लेते हैं ध्वनि के प्रकार। दूसरे प्रकार है जो आवृत्ति के आधार पर होते हैं। आवृत्ति के आधार पर, या जिसको बोलते हैं परास के आधार पे। ध्वनि का जो परास होता है उसके आधार पर ध्वनि के प्रकार है 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार है। कौन कौन से हैं 3 प्रकार? एक होता है श्रव्य ध्वनि, एक होता है अपश्रव्य ध्वनि, और एक होती है पराश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि और श्रव्य ध्वनि, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। ये प्रकार है ध्वनि के परास के आधार पे, रेंज के आधार पे। तो जो ध्वनि की आवृत्ति है वो क्या होती है? जो ध्वनि की आवृत्ति है तो इसे ये क्या होती है, किसे कहते हैं ध्वनि की आवृत्ति? प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, और आगे नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से पढ़ लेंगे आवृत्ति, आयाम, आवर्तकाल क्या होता है उसके बारे में। तो पहले ये डेफिनेशन समझ लेते हैं। आवृत्ति किसे कहते हैं? प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज, HZ बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो आवृत्ति के आधार पे श्रव्य ध्वनि, प्राश्रव्य ध्वनि और अपश्रव्य ध्वनि, इसके 3 प्रकार डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रव्य ध्वनि की। तो श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? वे ध्वनि जिन्हें हमारा कान सुन सके। ठीक है, जिन्हें हमारा जो कान है सुन सकता है उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और इनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की जो आवृत्ति होती है उसे बोलते हैं श्रव्य ध्वनि, जिसको मानव अपने कान के द्वारा सुन सकते हैं। ये निम्नतम आवृत्ति है, ये उच्चतम आवृत्ति है, श्रव्यता की सीमा है। ठीक है, और अब बात करते हैं अपश्रव्य ध्वनि। वे ध्वनि जिन्हें हम कानों से सुन नहीं सकते। तो ऐसी ध्वनि जिसको हम कानों से नहीं सुन सकते हैं उसे अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। यानी ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, जैसे भूकंप के समय की जो तरंगे हैं वो, उदाहरण के लिए
सॉरी, भूकंप की नहीं, हाँ ये भूकंप की होगी। जो श्रव्य ध्वनि है वो भूकंप की तरंगे और जो ज्वाला विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट है, हाथी जैसे प्राणियों में उत्पन्न ध्वनि होती है, वो अपश्रव्य ध्वनि होती है। दूसरी बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं प्राश्रव्य ध्वनि की। प्राश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनि जिन्हें जिनकी आवृत्ति, वे ध्वनि जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक हो। ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति है 20 किलो हर्ट्ज से, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली जो ध्वनि होती है वो प्राश्रव्य ध्वनि कहलाती है या प्राश्रव्य तरंगे कहलाती है। इन तरंगों को उत्पन्न करने, जैसे चमगादड़ की ध्वनि है, चमगादड़ की ध्वनि, बिल्लियों की ध्वनि, बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, ठीक है, और कुछ पक्षी भी बोलते हैं, ऐसी ध्वनि निकालते हैं जिसकी आवृत्ति प्राश्रव्य यानी 20 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति होती है, उसे प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये श्रव्य, अपश्रव्य, प्राश्रव्य ध्वनि आपकी समझ में आ गई होगी। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं ध्वनि की जो अन्य अभिलक्षण है, वो बात करेंगे उनके बारे में कि आवर्ती क्या होता है, वेग क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होती है और तरंग समीकरण क्या होती है। इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो ध्वनि की अभिलक्षण। ध्वनि की अभिलक्षण है उसके बारे में कौन कौन से अभिलक्षण है। मैंने बताया कि आवर्ती है, आयाम है, आवर्तकाल है, वेग है, ठीक है, और तीव्रता है, प्रबलता है, तारत्व है और वेग समीकरण आ जाएगी इसमें। तो इस प्रकार की जो बातें हैं ये अभिलक्षण के अंतर्गत बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ध्वनि की जो ग्राफीय रूप है वो बना लेते हैं, उसे ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार जो ध्वनि है यदि इस प्रकार गति करती है
ठीक है। ये ध्वनि इस प्रकार आगे गति कर रही है, ये संचरण की दिशा है। तो इसमें हम बात करेंगे आवर्ती, आयाम, आवर्तकाल, वेग। ठीक है। तो सबसे पहले आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो कंपन करती हुई गति जो ध्वनि है वो कंपन है, संचरण कर रहे हैं, तो इस दिशा में संचरित हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं। तरंग दैर्ध्य जिसको लैम्डा से दर्शाते हैं। ठीक है, लैम्डा। तो इसमें मैंने आपको पहले बताया कि जो इसमें देखो जो नीचे है उसको तो क्या बोलते हैं, गरत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गरत। और ऊपर की साइड में वाले जो है उसको क्या बोलते हैं, श्रृंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रृंग। गरत और श्रृंग। नीचे वाले जो अधिकतम विस्थापन है उसको क्या बोलते हैं, गरत। ऊपर वाले जो अधिकतम विस्थापन है उसको श्रृंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इसकी दूरी है, इन शरत की गरत की ले लो या श्रृंग, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये श्रृंग है, ये भी श्रृंग है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये लैम्डा कहलाती है। या ये गरत ले लीजिए, इनके बीच की डिस्टेंस है, ये क्या कहलाती है, लैम्डा कहलाती है। तो तरंग दैर्ध्य की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, इसको श्रृंग या गरत कहते हैं, या इसको ये भी बोल सकते हैं संपीड़न और विरलन। दो क्रमागत संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य लैम्डा कहते हैं। ठीक है, जिसको मीटर में नापते हैं। दूरी है तो दूरी का मात्रा क्या होगा, मीटर होगा। तो तरंग दैर्ध्य आपकी समझ में आ गया होगा। लैम्डा दर्शाते हैं, लैम्डा से दर्शाते हैं। और ये होता है दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलन के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब इसके बाद में तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, इसकी इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। इसके इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। उसके बाद में बात करते हैं आवर्ती। आवर्ती तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रति सेकंड यानी एकांक समय में किए गए कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी।
इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और एकांक समय में किए गए कंपनों की संख्या, यानी एक प्रति सेकंड जिसको बोल सकते हो, प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या भी आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। और इसका SI मात्रक होता है, पहले मैंने बता दिया आपको, हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज, जिसको HZ से दर्शाते हैं। तो आवर्ती समझ में आ गया होगा, प्रति सेकंड किए गए, यानी एक सेकंड में कोई कंपन है कितनी बार कंपन करता है, उस कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। उसके बाद में आयाम की बात करते हैं। आयाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आयाम को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? इस चित्र के द्वारा समझिए। देखिए, जो ये कंपन है, इन दोनों का जो अधिकतम विस्थापन है, इन यहाँ से और यहाँ का जो अधिकतम विस्थापन है, यहाँ से और यहाँ जो ये अधिकतम विस्थापन है, उसी को क्या बोलते हैं? आयाम कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयाम को A द्वारा सा दर्शाते हैं। ये मूल स्थिति है संचरण की, कंपन की, और इनके इर्द गिर्द ऊपर नीचे कंपन करते हैं, तो अधिकतम जो विस्थापन होगा कंपन का, उसी को बोलते हैं आयाम। मूल स्थिति के माध्यम में अधिकतम विस्थापन या विक्षोभ बोल सकते हैं, को आयाम कहते हैं। तो आयाम समझ में आ गया होगा कि जो कंपन होता है उसका अधिकतम जो विस्थापन होता है उसको बोलते हैं आयाम। इसको A द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। और आयाम का कोई मात्रक नहीं होता है। उसके बाद में बात करते हैं आवर्तकाल की। आवर्तकाल क्या होता है? इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड इंग्लिश में। तो आवर्तकाल एक दोलन, जैसे कंपन का जो ये देखिए, इसमें चित्र में देखिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ हाफ सर्किल बना है, यहाँ से फिर ये चल कर के यहाँ वापस आया है, तो ये एक कंपन या एक दोलन पूर्ण किया है। ये एक दोलन यहाँ से यहाँ तक का है, और यहाँ से यहाँ गया और वापस यहाँ तक आएगा यहाँ पे, तो ये दो कंपन हो गए, ठीक है। तो या दो दोलन बोल सकते, एक दोलन यहाँ से दो दोलन, तो ये एक दोलन यहाँ पे आ जाएगा, दो दोलन यहाँ पे तीन दोलन। इस प्रकार दोलनों की संख्या है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक, ठीक है। ये दोलन है। तो एक दोलन पूर्ण करने में लगा समय, एक दोलन पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। इसका SI मात्रक बताइए आपको। SI मात्रक होता है आवर्तकाल का सेकंड होता है। काल का मात्रक होता है सेकंड। इसे T से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल T के द्वारा
व्यक्त करते हैं। और एक आवर्तकाल और आवर्ती और आवर्तकाल, इसमें संबंध है, यह आप याद रखेंगे। आवर्ती न्यू बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल आ सकता है, तो याद रखेंगे आवर्ती आवर्तकाल में संबंध क्या होता है। तो आवर्ती आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। यानी आवर्ती और आवर्तकाल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। यदि इनमें से एक दे दिया जाए, एक कम वैल्यू दे दी जाए, दूसरे की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया आपके आवर्ती आवर्तकाल, आयाम और तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट बात करते हैं वेग यानी वेलोसिटी की। तरंग की जो तरंग का जो वेग है वो क्या होता है। तरंग में किसी बिंदु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। तरंग में किसी बिंदु से या बिंदु द्वारा बोल सकते हो, बिंदु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं, ठीक है। ये तरंग वेग यानी दो संपीड़न बोल सकते हो या विलयन, इनके बीच 1 सेकंड में दो दूरी तय करता है, उसको क्या बोलते हैं, तरंग वेग कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। तो इसमें वेग का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है। वेग होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। और वेग यदि v दर्शाए तो दूरी क्या होगी, यहाँ पे दूरी यहाँ पे क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, लैम्ब्डा जिसको बोलते हो आप, क्या होती है, तरंग दैर्ध्य। और समय क्या होता है, आवर्तकाल होता है, t से दर्शाते हैं। तो वेग बराबर होगा लैम्ब्डा बटा t। ये समीकरण ये आप याद रखेंगे। और इससे हमारे पास एक चीज़ आ गई, देखो 1/t आया है ना यहाँ पे, देखो 1 और ये 1/t क्या होता है, ये अभी बताया मैंने आपको। 1/t होता है आवर्ती, यानी आवर्ती आवर्तकाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है कि नहीं होता है। आवर्ती को न्यू से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे आवर्ती का, v बराबर क्या होगा, न्यू लैम्ब्डा, ठीक है। इस प्रकार ये जो समीकरण है, एक समीकरण आगे v बराबर न्यू लैम्ब्डा। v वेग है, न्यू क्या है, आवर्ती है, लैम्ब्डा क्या है, v तो क्या है वेग, और न्यू क्या है आवर्ती, लैम्ब्डा क्या है तरंग दैर्ध्य, ठीक है, वेवलेंथ। तो ये क्या कहलाती है, v बराबर न्यू लैम्ब्डा तरंग समीकरण कहलाती है, तरंग समीकरण। याद रखेंगे तरंग समीकरण क्या होती है, तरंग समीकरण होती है v बराबर न्यू लैम्ब्डा, ये याद रखेंगे। इस प्रकार आपके ये बातें हैं मैंने जो बताई है वो समझ में आई होगी। अब इसके बाद में जो बातें हैं वो रह गई, जो बातें वो कर लेते हैं। एक तो रह गई तीव्रता। तीव्रता क्या होती है, तीव्रता 1 सेकंड में
एकांक क्षेत्रफल, 1 सेकंड में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले ध्वनि जो 1 सेकंड में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो ध्वनि होती है, ध्वनि ऊर्जा को तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तीव्रता को मापा जा सकता है, ध्वनि की जो तीव्रता उसको मापा जा सकता है, और ध्वनि की जो तीव्रता का संबंध उसकी ऊर्जा से होता है। यह बताइए आपको। एक होती है प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता क्या होती है ये भी समझ लेते हैं। कानों की जो संवेदनशीलता, उसका जो माप होता है, कानों की संवेदनशीलता का माप को क्या कहते हैं? ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। यानी ध्वनि कितनी तेजी से आ रही है, कितनी ध्वनि की जो तेज है, कितनी तेज है, जोरों से है ध्वनि, उसको उसकी प्रबलता कहते हैं। यानी ध्वनि तेज अथवा धीमी सुनाई पड़ती है, ये उसकी क्या है? प्रबलता है। एक होती है तारत्व, ध्वनि का तारत्व, ये भी ध्वनि का क्वालिटीज है जो हम पढ़ रहे हैं। ध्वनि की क्वालिटीज जो यानी गुण है, अभिलक्षण जिसको बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तारत्व क्या होता है? जो तारत्व, ये प्रबलता है, ये तो ध्वनि का आवर्त काल पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? आवर्त काल पे। और ये जो तारत्व है ध्वनि की, तारत्व ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी ध्वनि की आवृत्ति कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी तो तारत्व भी ज़्यादा होगा ध्वनि का, आवृत्ति कम होगी ध्वनि की तारत्व भी कम होगा। ठीक है, तो तारत्व किसे कहते हैं? यानी जो ध्वनि है, ध्वनि कितनी बारीक है, बारीक अथवा मोटी। ये बारीक है, जितनी ज़्यादा बारीक होगी वह उसका तारत्व ज़्यादा होगा, मोटी होगी उसकी प्रबलता ज़्यादा होगी। यानी ध्वनि की जो जितनी ज़्यादा मोटी होगी वो उसकी प्रबलता का गुण को प्रदर्शित करेगा, जबकि जो बारीक होगी उसमें आवृत्ति ज़्यादा होगी तो ध्वनि का तारत्व भी ज़्यादा होगा। तो ये हमेशा याद रखेंगे। इस प्रकार जो ध्वनि की तारत्व है, प्रबलता है, उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। जैसे प्रबलता वाली ध्वनि कौन कौन सी होती है? तो शहर की दहाड़, शेर की दहाड़ है वो मोटी आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, तो प्रबलता अधिक होगी। जबकि मच्छर का भिनभिनाहट है, ये क्या है? ध्वनि कम आवृत्ति ज़्यादा है इसकी, लेकिन मोटी नहीं है, तो ये तारत्व वाली ध्वनि है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके समझ में आया होगा कि ध्वनि की जो क्वालिटीज़ है वो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे उसकी ध्वनि की चाल, इसी में पढ़ लेते हैं ध्वनि की चाल क्या होती है।
ध्वनि की चाल। मैंने बताया था वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, ये पहले मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जो चाल होती है ध्वनि की होती है 331 मीटर प्रति सेकंड। कहीं पे कई किताबों में 330 दिया हुआ है, तो आप 331 याद रखेंगे। एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, एनसीईआरटी कक्षा 8 है, उसमें 331 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो उसी के आधार पे आपको मैं बता रहा हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जो चाल होता है वो 331 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब हम पहले अवस्था लिख लेते हैं, ठोस की बात करते हैं पहले। ठोस अवस्था में पदार्थ, ठोस अवस्था के पदार्थ के कौन कौन से, एक तो एल्यूमिनियम मैंने बताई पहले ही। एल्यूमिनियम की जो चाल होती है वो होती है 6420 मीटर प्रति सेकंड। एक निकल की बात कर लेते हैं, निकल भी ठोस है, निकल की चाल होती है 6040 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में बात कर लेते हैं स्टील की, बात करते हैं स्टील की चाल क्या होती है, स्टील में ध्वनि की चाल क्या होती है 5960 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में बात कर लेते हैं लोहा की। लोहा में ध्वनि की चाल होती है 5950 मीटर प्रति सेकंड। और पीतल की बात करते हैं तो पीतल में ध्वनि की चाल होती है 4700 मीटर प्रति सेकंड। तो ये याद रखेंगे। अब द्रव्य की बात कर लेते हैं। द्रव्य पदार्थों में ध्वनि, पहले जल लेते हैं। जल में चाल क्या होती है, ध्वनि की, समुद्री जल की बात करते हैं। समुद्री जल में की बात करें तो होती है 1531 मीटर प्रति सेकेंड। जबकि आसुत जल की बात करें, जल कौन सा, आसुत जल में ध्वनि की चाल होती है 1498 मीटर प्रति सेकेंड। इथेनॉल की बात करें, इथेनॉल में ध्वनि की चाल होती है 1207 मीटर प्रति सेकेंड। मेथेनॉल की बात करें, तो मेथेनॉल की होता है 1103 मीटर प्रति सेकेंड। अब जल द्रव्य आ गया, फिर गैस की बात कर लेते हैं। गैस ये पदार्थ होते हैं, उसकी जैसे पहले हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल होती है 1284 मीटर प्रति सेकेंड। हीलियम में ध्वनि की चाल होती है 665 मीटर प्रति सेकेंड। वायु में मैंने बता दिया आपको 346 मीटर प्रति सेकेंड। ऑक्सीजन में 316 मीटर प्रति सेकेंड। और सल्फर डाइऑक्साइड इसमें चाल होती है 213 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये इस प्रकार ध्वनि की चाल है ठोस, द्रव्य और गैस में, जो कि एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है कि एल्यूमिनियम की चाल कितनी होती है, निकल की कितनी होती है, लोहे की कितनी होती है, पीतल की कितनी होती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी बातें हैं मैंने आपको इसमें बताई है। वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन उस पर क्लिक करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी तरह की कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।